बड़ा खौफनाक मंजर अभी आपके सामने आएगा। जो समझते हैं ना कि हुन सानू किने पूछना है, ये आप भूल जाएं। आई टेल यू, आर्मी के साथ जो कुछ हो गया है, दे विल रीच आउट टू एवरीवन। माइंड माय वर्ड्स, दे विल रीच आउट टू एवरीवन। फेट क्या होने जा रही है जो पीटीआई के चीफ हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि उनकी गिरफ्तारी जो है वो ईद से पहले होगी। मैंने भी अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि शायद ऐसा हो, लेकिन अब हमें लगता है कि अदालतों में जो कुछ हुआ है इन दिनों में, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कि मौखर हो गई हैं, तो इसी तरह से उनकी गिरफ्तारी भी मौखर। अच्छा, इलेक्शन में कितनी स्पेस मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है पीटीआई को। चाहे वो आप केपी की बात कर लें या पंजाब की बात कर लें, किस तरीके से वो जो है वो एक इस इलेक्शन के अंदर अपनी एक एग्जिस्टेंस जो है उसको शो कर सकते हैं। देखिए, वो एक चीज़ होती है जिसको पंजाबी में कहते हैं, पंजाबी दा गवेड़। गवेड़ मीन के अंदाज़ा लगाना या पेशियन गोई करना। देखिए, पीटीआई की काफ़ी सारी क़यादत जो है, जो इलेक्टेबल्स थे उनके, जो कैपेसिटी रखते थे इलेक्शन जीतने की, वो तो पार्टी छोड़ के जाके या पनाह गजी हैं आईपीपी में, और या वो घोंसला ढूंढ रहे हैं नून लीग में या पीपल्स पार्टी में। ठीक हो गया। इसलिए उनके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं रही जो इलेक्शन में बेहतर रिजल्ट्स निकाल सके। तो मैं नहीं देखता कि इस आने वाले इलेक्शन में पीटीआई बहुत बड़ी कोई स्टेक होल्डर होगी। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएंगे, सीटें उनके पास होंगी, उनके पास 20 सीटें हो सकती हैं, 30 हो सकती हैं, 35 हो सकती हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में नहीं। ये स्पेस दी कितनी जाएगी? जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि ये मौखर हुआ है मामला, यकीनन टला तो नहीं है। खान साहब की गिरफ्तारी हो जाती है, शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में जो उन्होंने कहा है वो आपको पता है, तो फिर मतलब ये स्पेस तो फिर बिल्कुल नहीं मिलेगी ना उनको। यस, खतरा यही है। और दूसरी कोई बाहर होगा जो मुतहारब पार्टियां हैं या जो इसके मुकाबले में पार्टियां हैं, उनका भी यही ख्याल है कि शायद इस इलेक्शन में पीटीआई जो है वो एलिमिनेट हो जाए। लेकिन मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल वो सिरे से गायब हो जाएगी। यकीनी तौर पे उसकी प्रेजेंस ज़रूर रहेगी, लेकिन इतनी नहीं होगी कि वो कोई इफेक्टिव रोल अदा कर सके गवर्नमेंट मेकिंग में या अदरवाइज। अच्छा। तो ये तो, और दूसरी उसकी बड़ी वजह यह है कि अब उसकी एक के बाद दूसरी विक्ट तसलसल के साथ गिर रही है। आपने देखा है कि एक के बाद दूसरा बंदा जो है पार्टी छोड़ रहा है। अभी ताज़ा जो है नज़र मोहम्मद गोंदल साहब, हालांकि बड़ी कमिटमेंट के लोग हैं, बड़ा पुराने सियासतदान है, वेटरन है, वो भी छोड़ गए हैं। फिर उसके बाद आरफ वाला से जो पीटीआई के टिकट होल्डर थे अमीर हमजा खान रथ, वो भी छोड़ गए हैं। तो जिस रफ्तार से लोग डिसोसिएट हो रहे हैं पीटीआई से, ये अच्छा ओमन नहीं है। और ऐसे लग रहा है कि इमरान खान साहब जल्द जो है वो एक तरह से आइसोलेशन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि उनके बहुत करीबी जो फिदायीन उनके, जिनको आप कह सकते हैं, वो तो इस वक्त मुकदमात भुगत रहे हैं या गिरफ्तार हैं। अच्छा बुखारी साहब, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे ख्याल में उनका नाम लेना भी चूँकि ज़रूरी है, जो कि अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करते हुए यकीनन बहुत एग्जॉस्टिंग हो जाता है। तहरीक इंसाफ के बड़े प्रोमिनेंट रहनुमा अली मोहम्मद खान 7वीं मरतबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मतलब 7वीं मरतबा गिरफ्तार करना, और अभी भी वो यानी कायम है 7 एम्पायर। देखिए, पहली बात तो ये है कि एक वक्त था जब उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो जो उनके दिल में आया उन्होंने किया। 9 मई को भी आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किसने क्या क्या किया। ये जो जाके आईपीपी की छतरी के नीचे बैठ गए हैं ना, ये जो लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, इन्होंने, इनका क्या परफॉर्मेंस थी, इनका क्या कंडक्ट था 9 मई के हवाले से, ये बड़ा खौफनाक मंजर अभी आपके सामने आएगा। ये लोग जो समझते हैं ना कि हम अब हुन सानू किने पूछना है, ये आप भूल जाएं। आई टेल यू, जो आर्मी के साथ जो कुछ हो गया है, दे विल रीच आउट टू एवरीवन। माइंड माय वर्ड्स, दे विल रीच आउट टू एवरीवन। ये लोग पहले समझते थे कि इनके ऊपर तो कोई हाथ डाल ही नहीं सकता। और इमरान खान के बारे में तो वो कहते थे ये हमारी रेड लाइन है, इसकी तरफ से जिसने देखा खून की नदियां बह जाएंगी। याद होने चाहिए ना आपको सारे बयान, वो कितनी खून की नदियां, क़यामत आ गई है, वो आपके सामने है। ये सब कुछ जो था, जो उन्होंने किया 9 मई को, अनपार्डनेबल है, नहीं उसकी माफ़ी मिलेगी किसी को भी। लेकिन इसने वीकन किया है पीटीआई को, उसकी लीडरशिप को वीकन किया है, उसके वोटर्स को रिड्यूस किया है बिला मुबालगा, विदाउट एन एलिमेंट ऑफ कंट्राडिक्शन। मैं ये कह सकता हूँ कि वोट बैंक जो है वो मेंटेन करना भी अब बहुत मुश्किल है। उसके लिए गेन करने की तो आप बात ही करनी। लेकिन ये चीज़ तो आप समझते हैं ना, या मानते हैं, या इस चीज़ के आप हामी हैं कि उनको
बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर देना चाहिए इलेक्शन नहीं, वो होंगे भी नहीं। मेरे ख्याल से space इतनी जो है वो मिलनी जल्दी चाहिए। उनको बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले बेवकूफ़ों की जन्नत में रहते हैं। ठीक है। अभी उनकी बाहर बहुत सपोर्ट है, अभी वेस्ट में उनका दर्द लोगों के Silent दिल में voter जो भी है हो सकता है वो उनमें। हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले का सिनारियो अगर आपको याद हो चंद हफ्ते पहले का, तो वो ये था कि पीटीआई एक बहुत बड़ी हकीकत थी। पीटीआई के बारे में जो प्रोजेक्शंस थी वो तो पागल कर देती थी। जब हम सुनते थे कि स्वीप कर जाएंगे, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी, खान साहब अब खुद भी इसका दावा करते थे, आपको अच्छी तरह याद होगा। एक सडनली दे फील कि ये तो कहीं है ही नहीं जी, नाइदर हेयर नॉर देयर। तो उनकी प्रायोरिटीज़ भी बदल गई हैं, उनके एजेंडाज बदल गए हैं। तो ये तो एक रियलिटी है जिससे आपको यानी रिकनसाइल करना पड़ेगा। देयरफॉर अब वो ये नहीं कर रहे हैं कि पीटीआई से कैसे मिल के लड़ना है, इंतखाब कैसे जीतना है। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम पीटीआई तो विचों निकल गई है, अब हमने हुकूमत कैसे बनानी है, हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे, सीट एडजस्टमेंट होगी कि नहीं होगी, इस किस्म की गुफ्तगू ये एजेंडा है दुबई की मीटिंग्स का। लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे हैं। आप देखिए वहाँ बिलावल भी हैं, वहाँ आसिफ जरदारी साहब भी हैं, वहाँ मरियम भी है, वहाँ नवाज शरीफ साहब भी हैं। वहाँ मैंने एक तस्वीर में देखा, मुझे तो लगा मौलाना फजल रहमान साहब भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। अच्छा। इसी तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे, आपको पता है दौरे पर वापसी पर, वो भी वहाँ पहुँच गए हैं दुबई में। तो ये कहना चाहिए कि इट्स अ समिट मीटिंग इन ए वे। जो सियासी जमातें हैं उनकी समिट है ये। अच्छा। उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं उनके ऊपर गुफ्तगू हुई भी है, कुछ का हल निकल आया है, कुछ का हल अभी नहीं निकला है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच चारों सूबों में कहीं ना कहीं सीट एडजस्टमेंट की गुंजाइश निकलेगी। ये मुझे बज़ाहिर वाज़े होता जा रहा है। देखिए पीपल्स पार्टी को पंजाब में अपने आप को रिसरेक्ट कराना है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये कि वो जो जियाला नाराज़ हो के घर बैठा हुआ है, वो पोलिंग स्टेशन की तरफ का रुख नहीं करता। एक तो उनको रीएक्टिवेट किया जाए। उसके लिए आपको एक मैसिव कैंपेनिंग चाहिए जो कि अभी नहीं है, और जिसका अब मेरे ख्याल से टाइम भी नहीं है। 2-3 महीने हुए अगर इलेक्शंस हैं तो मेरे ख्याल से वो काम अब अगली दफ़ा के इलेक्शन पे छोड़ देना चाहिए। नहीं तो अभी फिर क्या तरीका? अभी तरीकाकार ये होगा कि अंडरस्टैंडिंग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को पंजाब में बेहतर किया जाए। नहीं तो वकाई साहब क्या नून लीग मान गई है वो जो मैं अर्ज कुछ करूँ सीटें आपको, जिनका देखिए तकाजा था कि वहाँ वो पर कहते हैं ना कि कैंडिडेट हर खड़े चीज़ ना जो किए है दैट इज सब्जेक्ट टू समथिंग। हाँ। अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ गुंजाइश चाहिए तो फिर सिंध में नून लीग को चाहिए। अच्छा। आपको पता है कि नून लीग की सीटें वहाँ होती थी, गौस अली शाह थे, बहुत सारे लोग और थे, सलीम ज़िया साहब थे, वो हरचंद के प्रोविंशियल लेवल पर थे, लेकिन ये वो लोग थे जो वहाँ इलेक्शन जीतते थे। वो पिछले 2 इलेक्शन से आपने देखा कि वहाँ से नून लीग का सफाया हुआ है। इसी तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो बलूचिस्तान में अच्छा परफॉर्म करती है, आपको पता है हमेशा से। लेकिन नून लीग भी वहाँ कोई ना कोई रिप्रेजेंटेशन उसकी होती थी, चाहे 2 सीटें हों चाहे 3 हों। इसी तरह केपीके में पीपल्स पार्टी बहुत कम, लेकिन नून लीग जो है वो वहाँ ज़्यादा यानी असर और रसूख है उसका कुछ इलाकों में। ख़ास तौर से अमीर मुकाम साहब सवात में है, मेहताब खान अब्बासी जब थे तो वो हज़ारा डिवीज़न में थे। तो ये मेरा ख्याल से तय ये होगा कि ठीक है हम आपको स्पेस देते हैं, आप आई स्क्रैच योर बैक यू स्क्रैच माइन, ये वो जो ज़रबुल मिसल है उसके तहत ही ये फैसले होंगे। लेकिन और भी बहुत सारे एलाइड इश्यूज हैं। मिसाल के तौर पर अगर असेंबली टूटती है या अपनी मुद्दत पूरी करती है तो हु विल बी द केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, इत्तेफाक तो होना। अब नाम तो बहुत सारे प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। अब जो ताज़ा प्रोजेक्शन आई है वो ये कि जी वो अपने जो बिलावल साहब हैं वो और जो मरीम नवाज़ हैं ये तो प्रॉपरली प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट्स हैं। अच्छा, ये तय हो गया। इसका मतलब ये है कि मेन गेम में ना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और ना ही जरदारी साहब आ रहे हैं। तो ये अगली जनरेशन जो है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके सामने अब ये है कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है और कैसे इस मनसब तक पहुंचना है। एक और बात वो भी बहुत ज़रूरी है और उसके बारे में भी मुझे यकीन है कि बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई होगी कि जो IPP है, जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके साथ कैसे डील करना है। सही। जो पीपल्स पार्टी की तवक्कात या एंटिसिपेशन है वो ये है कि IPP जो है इसका टिल्ट होगा नून की तरफ। और इस बात के ऊपर मेरे शवाहद ये कहते हैं, मेरे सोर्सेज भी ये बताते हैं कि जरदारी साहब काफ़ी नाला है इस पर।
खुश नहीं है इसमें। नहीं तो इस बारे में भी यकीनन बात तो ही होगी। तो उसको कहीं कोई साहब जो है वो उसको कहते हैं कि वो किंग्स पार्टी है, कोई कहते हैं कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर उन्हें इलेक्शन अलायंस करनी है, अगर उन्हें सीट एडजस्टमेंट करनी है तो वो नून लीग के साथ होगी, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं। ये भी हो गया जनाब। ठीक है। उसके बाद जनाब देखना ये है कि इलेक्शन जो है उसमें आपको पता है पंजाब की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। जो भी पार्टी पंजाब में बेहतर परफॉर्म करेगी उसका हक बन जाता है एक तरह से कि वो सेंटर में हुकूमत बनाए। देखना ये है कि क्या नून लीग इतने वोट ले सकेगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे हुकूमत बना पाए कुछ एलाइज को साथ लगा के, या फिर उसको मजबूरन पीपल्स पार्टी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी पंजाब में, सेंटर में। सेंटर की बात अच्छा, सेंटर में। पंजाब में तो एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है, पीपल्स पार्टी को कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। हाँ, ये अभी तो वाजे नहीं है कि पीपल्स पार्टी इतनी सीटें जीत जाएगी कि वो पंजाब में भी हुकूमत खुद ही बना लेगी। मुझे बज़ाहिर नजर नहीं आता।